हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम करने वाले हैं आपके पेपर में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके आने की पूरी पूरी संभावना आपके पेपर हैं, उन प्रश्नों को। तो अगर आपने अब तक एक भी वीडियो नहीं देखी है तो आप आज से मैं आपको 5 या 6 प्रैक्टिस सेट, जितने भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा हिंदी के, उनको देख लेना। मैं ऐसी आपको गारंटी देता हूं कि आपके पेपर में जो प्रश्न मिलेंगे वो इन्हीं से संबंधित मिलेंगे, या फिर इन्हीं में से कोई ना कोई सा प्रश्न उठकर सीधे आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो भी प्रश्न मैं आप सभी को कराऊंगा आज की वीडियो में, तो अगर आपके पास टाइम हो तो उनसे संबंधित थ्योरी आप जरूर पढ़ लेना। तो चलिए अपनी इस वीडियो को बिना किसी समय को गवाए शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में अधम शब्द का विलोम शब्द चुनिए। यानी कि विलोम शब्द से है हमारा पहला प्रश्न। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है उत्तम, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है उपरी, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अनुज, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है प्रसारण। पहले प्रश्न के सही उत्तर की हम बात करेंगे तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तम। वीडियो को मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको प्रश्न उत्तर कराऊंगा, थ्योरी नहीं बताऊंगा, जिससे आपका टाइम कम जाएगा। थ्योरी आप बाद में जाकर जितने भी विकल्पीय बहुविकल्पीय आपको देखने को मिलते हैं उससे रिलेटेड थ्योरी आप पढ़ लेना। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। और लोकोक्ति हमारी क्या दी गई है, तो लोकोक्ति हमें दी गई है, काबुल में क्या गधे नहीं होते। पहला ऑप्शन हमें दिया गया अच्छाई के साथ बुराई भी रहती है, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है अनपढ़ होना, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है कुछ कहने पर कुछ समझना, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है आवश्यक चिंताओं से दूर रहना। तो काबुल में क्या गधे नहीं होते, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है अच्छाई के साथ साथ बुराई भी रहती है। ऑप्शन नंबर ए दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न के बाद हम बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न की। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। यानी कि मुहावरा दिया गया है, इसका अर्थ हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन बड़ा चढ़ाकर बात कहना, दूसरा ऑप्शन गुण दोष की परख करना, तीसरा ऑप्शन बहुत मीन मेख निकालना, और चौथा ऑप्शन मुश्किल काम करना। तो बाल की खाल निकालने का अर्थ होता है बहुत मीन मेख करना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम चौथे प्रश्न की। निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है विरुद्ध, दूसरा ऑप्शन प्रतिकूल, तीसरा ऑप्शन विलक्षण, और चौथा ऑप्शन विपरीत। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है पर्यायवाची। पर्यायवाची हमारा विचित्र का होता है विलक्षण। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। विलक्षण होता है हमारा पर्यायवाची विचित्र का। इसके बाद बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है खा, दूसरा ऑप्शन है गा, तीसरा ऑप्शन है घा, और चौथा ऑप्शन दिया गया है ठा। तो बात कर लेते हैं हम अल्पप्राण की। अल्पप्राण होता है हमारा गा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको अल्पप्राण याद करने हैं तो आपको सीधे सीधे याद कर लेना है महाप्राण। महाप्राण हमारे कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो महाप्राण आपको ध्यान रखना है। महाप्राण यानी कि 2 और 4। यहाँ पर आपको 2 और 2 दूनी 4, 4 शब्द देखने को मिल रहे हैं। शुरू के स्टार्टिंग के 2 और 2 4, यानी कि दूसरा और चौथा वर्ण हमारा महाप्राण होता है। बाकी बचे हुए 1 3 और 5 ये हमारे अल्पप्राण होते हैं। तो यहाँ पर गा हमारा दिया गया है तीसरा वर्ण, जो कि हमारा अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। बाकी खा हमारा दूसरे वर्ण के अंतर्गत आता है, घा हमारा चौथे वर्ण के अंतर्गत आता है, और ठा भी हमारा 2 के अंतर्गत आता है। तो ये हमारे हो गए महाप्राण। 2 और 4 हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बात करते हैं छठे प्रश्न की। मैं खाता हूं कर्मवाच्य रूप होगा। तो आपको कर्मवाच्य पूछा गया है, मैं खाता हूं, क्या होगा इसका। पहला ऑप्शन मुझसे खाया जाता है, दूसरा ऑप्शन मेरे से खाया जाता है, तीसरा ऑप्शन मुझसे खाया नहीं जाता, चौथा ऑप्शन मुझसे खाया जाता है। तो इसका प्रश्न उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी।
मुझसे खाया जाता है, क्योंकि मैं खाता हूं तो इसका बनेगा मुझसे खाया जाता है। मुझसे खाया जाता था ये नहीं बनेगा। छठे प्रश्न के बाद आइए अब हम बात कर लेते हैं सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न हमसे पूछा गया है, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है वह, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है आया, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है गया। तो यहाँ पर हमारा समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा और हमारा समुच्चय बोधक शब्द ऑप्शन नंबर सी सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं आठवें प्रश्न की। निम्न में से कौन सा विकल्प भाववाचक संज्ञा है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया लड़का, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है मोहन और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है बीमारी। तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीमारी शब्द हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नौवें प्रश्न की। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है रिक्शा, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है जूता, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है तेंदुआ और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है नब। तो बात करते हैं विदेशज शब्द की, तो वो हो जाएगा हमारा रिक्शा। ऑप्शन नंबर ए नौवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नौवें प्रश्न के बाद अब हम बात कर लेते हैं 10वें प्रश्न की। अभी प्लस उदय की संधि कीजिए। पहला ऑप्शन अभ्युदय होगी, दूसरा ऑप्शन अभ्योदय होगी, तीसरा ऑप्शन अभी उदय होगी और चौथा ऑप्शन अभी उदय होगी। तो बात करते हैं अभी प्लस उदय मिलकर के हमारा बनाते हैं ऑप्शन नंबर ए अभ्युदय, यानी कि छोटा उ बनता है या के नीचे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बात कर लेते हैं 12वें प्रश्न की। पर्याय शब्दों में कौन सा समूह नहीं है? यानी कि यहाँ पर हमारे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं और हमें बताना है कौन से विकल्प में पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है पाठशाला, विद्यालय और स्कूल, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया नारी, महिला और औरत, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया पहाड़, पर्वत और पुस्तक और चौथा ऑप्शन आग, अनल और अग्नि। कौन सा समूह नहीं है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पहाड़ का पर्यायवाची पर्वत तो होता है किंतु पुस्तक नहीं होता, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं 12वें प्रश्न की। तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन निद्रा, दूसरा ऑप्शन कान, तीसरा ऑप्शन मोर और चौथा ऑप्शन बंदर। तो बात कर लेते हैं तत्सम शब्द की, तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर ए निद्रा। निद्रा शब्द हमारा तत्सम के अंतर्गत आता है और इसका तद्भव रूप होता है नींद। बात कर लेते हैं 13वें प्रश्न की। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत है? हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग। तो लिंग की हमारे दो प्रकार होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं। पहला ऑप्शन है नायिका, दूसरा ऑप्शन है लेखिका, तीसरा ऑप्शन है वधू, चौथा ऑप्शन है धावक। तो बात करते हैं पुल्लिंग शब्द की, तो यहाँ पर धावक शब्द हमारा पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न है काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। पहला ऑप्शन यमक अलंकार, दूसरा ऑप्शन उपमा अलंकार, तीसरा ऑप्शन अनुप्रास अलंकार और चौथा ऑप्शन रूपक अलंकार। तो काली घटा का घमंड घटा ये हमारा अलंकार है यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न है निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है? तो योजक चिन्ह हमारा इस प्रकार से लगता है, जो हम बोलते हैं कि डैश। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न है सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो कौन सा शुद्ध रूप हमारा होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी जो हैं वो बहुवचन का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो सेंटेंस बनेगा, जो वाक्य बनेगा, वो उसका शुद्ध रूप होगा सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। बात कर लेते हैं हम 17वें प्रश्न की। सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्योदय में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन गुण, दूसरा ऑप्शन यण, तीसरा ऑप्शन वृद्धि और चौथा ऑप्शन दिया गया है दीर्घ। तो सूर्योदय में हमारी संधि होती है गुण संधि। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपसे इसका संधि विच्छेद भी पूछ लिया जाएगा। तो सूर्योदय का हमारा संधि विच्छेद होता है सूर्य प्लस उदय, यानी कि सूर्य और उदय मिलकर सूर्योदय निर्माण करते हैं। बात कर लेते हैं हम 18वें प्रश्न की। चिर और चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन लंबा और प्राचीन, दूसरा ऑप्शन वस्त्र और पुराना, तीसरा ऑप्शन पेड़ और वस्त्र और चौथा ऑप्शन है पुराना और वस्त्र। तो बात करते हैं चिर का अर्थ होता है
पुराना और चीर का अर्थ होता है वस्त्र। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन एक जैसे लगेंगे, किंतु यहाँ पर जो चिर दिया गया है पहले उसका अर्थ लगाएंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी के अंतर्गत आएगा। चिर का अर्थ होता है पुराना और चीर का अर्थ होता है वस्त्र। यहाँ पर अगर पहले चीर दिया गया होता तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता, किंतु यहाँ हमारा दिया गया है पहले चिर, तो चिर का अर्थ होता है पुराना। बात कर लेते हैं 19वें प्रश्न की। या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो या रा ला वा हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको जो आपके थ्योरी से रिलेटेड होते हैं किस प्रकार के व्यंजन है, तो इनको आपको ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है। अगर आपको आता है तो आप सीधे जो ऑप्शन सही है उसको ढूंढे, बाकी ऑप्शंस को पढ़िए ही मत। जैसे यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है आप सभी को पता है अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं, सीधे आप अंतस्थ को ढूंढे, बाकी कोई ऑप्शन देखिए ही मत। बात कर लेते हैं 20वें प्रश्न की। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया वाक्य में किस कारक का प्रयोग है? पहला ऑप्शन कर्ण कारक, दूसरा ऑप्शन कर्म कारक, तीसरा ऑप्शन कर्ता कारक, चौथा ऑप्शन है अपादान कारक। तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, यह है हमारा कर्ता कारक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम 21वें प्रश्न की। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है? पहला ऑप्शन गुरु, दूसरा ऑप्शन आचार्य, तीसरा ऑप्शन शिक्षक और चौथा ऑप्शन आर्य। तो आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी आचार्य। आचार्य का स्त्रीलिंग होता है हमारा आचार्य। तो आपको पुल्लिंग शब्द पूछा गया है तो आचार्य हो जाएगा सही उत्तर। बात करते हैं हम 22वें प्रश्न की। निर्गुण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया नी, दूसरा ऑप्शन नी, तीसरा ऑप्शन निर और चौथा ऑप्शन निर्गु। तो बात करते हैं निर्गुण शब्द में उपसर्ग की, तो ऑप्शन नंबर सी 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निर हमारा उपसर्ग दिया गया है निर्गुण शब्द में। बात कर लेते हैं 23वें प्रश्न की। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती रही। इसमें हमें बताना है कौन सा अव्यय दिया गया है। पहला ऑप्शन क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा ऑप्शन संबंध बोधक अव्यय, तीसरा ऑप्शन समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा ऑप्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आज दिन भर वर्षा होती रही, तो यहाँ पर हमारा बताया गया है क्रिया विशेषण अव्यय। ऑप्शन नंबर ए 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम 24वें प्रश्न की। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन रामदरस मिश्र को, दूसरा ऑप्शन रमेश कुंतल मेघ को, तीसरा ऑप्शन रमेश चंद्र शाह को और चौथा ऑप्शन मृदुला गर्ग को। तो 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था रमेश कुंतल मेघ। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 25वें प्रश्न की। 25वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुनिए। शब्द हमारा दिया गया है अरुण। अरुण का हमें बताना है कि अनेकार्थी शब्द है उसका एक अर्थ किस प्रकार से होगा। पहला ऑप्शन सूर्य, दूसरा ऑप्शन आकाश, तीसरा ऑप्शन सोना और चौथा ऑप्शन गोद। अनेकार्थी यानी कि पर्यायवाची से ही आप इसका संबंध लगा सकते हैं, क्योंकि अनेकार्थी शब्द जिनके बहुत सारे। अरुण एक प्रकार से सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम 26वें प्रश्न की। मक्षिका का तद्भव रूप क्या है? मक्षिका का तद्भव रूप हमें बताना है क्या होता है। पहला ऑप्शन है मोर, दूसरा ऑप्शन है भौरा, तीसरा ऑप्शन है मेंढक और चौथा ऑप्शन है मक्खी। तो मक्षिका का तद्भव रूप होता है मक्खी और मक्षिका हमारा तत्सम रूप में होता है, तद्भव रूप मक्खी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम 27वें प्रश्न की। 27वां प्रश्न हमसे पूछा गया है माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला ऑप्शन हिम तरंगिनी, दूसरा ऑप्शन समर्पण, तीसरा ऑप्शन युग चरण और चौथा ऑप्शन माता। तो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था हिम तरंगिनी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम 28वें प्रश्न की। 28वां प्रश्न है उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो स्वर हमारे स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं और जब हम स्वरों की सहायता से वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये तो हमारी व्यंजन की परिभाषा ही होती है कि जो स्वरों की सहायता से
उच्चारित होते हैं या फिर स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते, वो कहलाते हैं हमारे व्यंजन। बात कर लेते हैं 29वें प्रश्न की। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचना के साथ सुमेलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि हमसे सही मिलान करवा रहा है एक प्रकार से। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है नागमती वियोग वर्णन, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है ब्रह्म राक्षस, तीसरा ऑप्शन है झूठा सच, चौथा ऑप्शन असाध्याय वीणा। किसने कौन सी रचना लिखी है हमें ये बताना है। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन दिया गया है ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला या डी का दूसरा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा या डी का पहला। तो इन्हें हम सीधे लगाते हैं क्रम से। तो हमारी नागमती वियोग वर्णन ये है हमारी मलिक मोहम्मद जायसी की। और फिर है हमारी ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस हमारी है मुक्तिबोध की। फिर झूठा सच, झूठा सच है हमारी यशपाल जी की। और बची हुई असाध्य बीड़ा, असाध्य बीड़ा हमारी अज्ञा जी की। तो हमारा ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो हमारा सही है इस प्रश्न का उत्तर। बात कर लेते हैं हम 30वें प्रश्न की। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार कौन हैं? पहला ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन भवानी प्रसाद मिश्र, तीसरा ऑप्शन धर्मवीर भारती और चौथा ऑप्शन हरिशंकर परसाई। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र इसके हमारे व्यंग्यकार हैं ऑप्शन नंबर डी हरिशंकर परसाई जी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। बात कर लेते हैं हम 31वें प्रश्न की। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य किसने लिखा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन बलदेव चंद्र ने, दूसरा ऑप्शन भगवान सिंह ने, तीसरा ऑप्शन चंद्रवर दाई ने और चौथा ऑप्शन भट्ट केदार ने। तो जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य लिखा था हमारा भट्ट केदार ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 31 प्रश्न। 37 प्रश्न मैं इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि आपको 5 से 6 प्रश्न जो होते हैं वो पैराग्राफ से यानी कि गद्यांश या पद्यांश जो भी आपको दिया हो उससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो वो आपका कुछ भी पद्यांश या गद्यांश देकर आपसे कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको 31 प्रश्न जो कराए हैं वो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूपी पुलिस का पेपर होने तक आपको ऐसे ही धमाकेदार प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। और अगर आप अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करते हैं तो उनका भी भला हो जाएगा। चलिए बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।